तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल बैक बेंचर्स, कैसे हो आप सब लोग। होप सब कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। ऑब्वियसली पेपर आ चुके हैं इसलिए अच्छा वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। एक बार आप सबका वापस से बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारी इस जो प्लेटफॉर्म है हमने क्रिएट किया बैक बेंचर्स। खासकर अभी जब हमने जो स्टार्टिंग चल रही है ऑब्वियसली हमारी इस यूट्यूब चैनल की, जिसमें हमने अभी मैक्सिमम जो है इग्नू के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बता दूँ ना कि जो सारा कंटेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इग्नू के लिए नहीं है, क्योंकि जो सोर्स है वो हमारा इग्नू का है ऑब्वियसली। बाकी और भी आपके किसी भी क्लास में हो तो देखो, नॉलेज का सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो पर्टिकुलर नहीं होती कि आप सिर्फ अगर 8th पढ़ते हो तो सिर्फ 8th की बुक पढ़ो, या फिर अगर आप 12th पढ़ते हो तो सिर्फ 12th की पढ़ो। नॉलेज का ये होता है अगर आप 12th पढ़ रहे हो तो आप बीए की भी पढ़ सकते हो, और अगर आप 11th पढ़ते हो तो आप 8th की भी पढ़ सकते हो, 9th की भी पढ़ सकते हो। तो नॉलेज जो भी अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी तो उसमें रणछोड़ दास चांचड़ एक लाइन बोलते हैं बहुत अच्छी सी कि नॉलेज बस जहाँ से मिले उठा लो, राइट। ओके, सो अपनी वही बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम वैसे तो मैं अगर आप मेरे साथ लंबे टाइम से जुड़े होंगे तो मैं आपको बताऊँ। बेसिकली हमने जो इसमें अभी हिस्ट्री की जो क्लासेज है वो स्टार्ट की थी, जिसमें हमने BHIC 132 जो इंग्लिश है मेडिवल टाइम की, जो है इंग्लिश एंशिएंट की, सॉरी ये सो मतलब अर्ली मेडिवल पीरियड की, तो हमने कंप्लीट कर दिया। ऑब्वियसली उसके 13 चैप्टर बड़े अच्छे से गए हमारे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ओके, और आपने साथ साथ में थोड़े थोड़े नोट्स बना के अभी उसका पेपर आने वाला है कहीं ना कहीं, तो आपने उसके लिए प्रिपरेशन कर ली होगी। ओके, सो उसके बाद अभी हमने एक अपनी इन्वायरमेंट की EVS की जो सीरीज शुरू की, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ठीक है, अभी 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 मतलब वो हमारी चल ही रही है अभी भी ऐसे। सो अभी उसके बाद अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश। अभी बात ये हो रही है इंग्लिश की, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा पेपर आ चुके हैं। ऑब्वियसली मार्च आ गया है और अभी हमारे जून में पेपर है, राइट। सो ऐसी कोई बात चिंता की कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट फेल होगा जो मैं इधर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो जितना हम क्लास में पढ़ते हैं ऑब्वियसली, अच्छा, टॉप करने का सबसे बड़ा रिजल्ट, सबसे बड़ा एक सीक्रेट ये भी होता है कि आपने जितना जब क्लास में जितना पढ़ा ना उतना पढ़ लो, आपको कोई फेल होने से नहीं हो सकता। और अब इसलिए आपकी 80% तो मतलब कहीं नहीं जाते हैं जितना आप क्लास में पढ़ लो कंसंट्रेशन से। ओके, अच्छा। सो दो सब्जेक्ट तो हमारे बिल्कुल अच्छे से चल ही रहे हैं अब, हिस्ट्री और EVS, और अभी हमने इंग्लिश भी स्टार्ट कर दी है। इंग्लिश अगर आप बात करो पर्टिकुलरली इग्नो की, तो इग्नो में जब आप BA कोर्स लेते हो, राइट, जब चलो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इग्नो के बारे में। अच्छा, जब इग्नो में आप जब बिल्कुल ऑब्वियसली जब नए नए होते हो तो आपको इतना ज़्यादा गाइडेंस में कम गाइडेंस मिलती है। जैसे मैंने अपने दोस्तों से भी कुछ पता किया जिन्होंने लाइक ऐसे जैसे कंप्यूटर की दुकान पर जाके अपने से फॉर्म भरवा लिया, इवन उनको अपने सब्जेक्ट का बिना नाम बताओ, तो मुझे बड़ा से बुरा लगा, ऐसा फील होता है। ओके, क्योंकि बिना आपको प्रॉपर गाइडेंस के, बिना आपको भी नहीं पता कि आपका क्या कोर्स है, क्या कोर्स है बुक्स के, या फिर क्या असाइनमेंट है वगैरह वगैरह। ओके, तो उसके मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी कोई बात नहीं, एक और बना दूंगा उसके लिए। अच्छा, सो उसके लिए भी ये होता है। अच्छा, तो इग्नो के बारे में मैं आपको चलो लंबा नहीं खींचते हुए नॉर्मली बताता हूँ कि जब आप इग्नो में सबसे स्टार्टिंग में कोर्स लेते हो तो इग्नो के बड़े ज़्यादा कोर्सेज मिलते हैं आपको, राइट। 12th का पास करने के बाद बड़े ज़्यादा डिप्लोमे मिलते हैं आपको, आप ऑनर्स कर सकते हो, ठीक है, BA कर सकते हो, या फिर और भी सब्जेक्ट्स हैं, राइट। सो अच्छा, उसके बाद अगर आपने जैसे मैं अगर अपने बताता हूँ तो जो मैक्सिमम होता है अप्रॉक्सीमेटली, जब भी हम कोई भी किसी चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं ना, सो मैक्सिमम को लेकर चलते हैं, अप्रॉक्सीमेट को लेकर चलते हैं। ओके, सो अगर इग्नो की बात करें तो मैक्सिमम जो है 12th के बाद जो BA कोर्स लेते हैं, राइट। अब सारे BA नहीं लेते हैं, कुछ भी BA लेते हैं, ठीक है, इसको BAG भी बोलते हैं, होता BA लेकिन BAG बोलते हैं, बैचलर इसको बोलते हैं, बैचलर इन आर्ट्स जनरल बोलते हैं। ओके, अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट अब जब आप बात करते हो इग्नो की, तो इग्नो के सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म होती है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सॉरी यूनिवर्सिटी एक्चुअली वो। अच्छा, तो इग्नो की पूरी फुल फॉर्म क्या होती है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, सो इससे सामने पता चलता है कि ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस लर्निंग। ओके, इसका मतलब ये होता है कि आपको इसमें रेगुलर कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, या अटेंडेंस का आपकी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, शायद ऑनलाइन क्लासेस होती हैं शायद स्वयं पे, या फिर ई ज्ञान कोश चैनल है शायद, उतना मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें कंपलसरी नहीं है, या फिर क्लासेस होती हैं नहीं होती हैं, बच्चे की अपनी मर्जी है वो जाए, इतना मुझे उसमें पता नहीं है, लेकिन अटेंडेंस की भी कोई चक्कर नहीं होता इसमें, राइट। और उसके बाद सो ये मैंने आपको बता दिया कि इग्नो का मतलब पर्पस क्या है। इग्नो का पर्पस होता है जिसमें आप अगर कंटिन्यू स्कूल नहीं जा सकते, आपके पास और कोई रीज़न है, तो अगर आप स्कूल नहीं जा सकते तो आप घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हो। इग्नो इज दैट इज सेल्फ स्टडी। ओके, सो लेकिन जो रेगुलर कॉलेज होते हैं इसकी कंपेरिजन में, उसमें आपको ऑब्वियसली स्कूल जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल वाइवा होता है। ओके, उसके बाद अटेंडेंस होती है उधर की, सो ये होता है। लेकिन इग्नो में ऐसा नहीं है। अब लेकिन रेगुलर कॉलेज में प्रैक्टिकल भी होते हैं और असाइनमेंट भी होती है। इसका मतलब आप इग्नो में तो ये नहीं होगा, ये भी होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होंगे तो उसमें ये भी होंगे। और असाइनमेंट की बात करें तो अगर असाइनमेंट ऑब्वियसली हर साल आती है असाइनमेंट, तो असाइनमेंट से बनानी पड़ती है। मैंने अपने असाइनमेंट अभी थोड़ी टाइम ही पहले कंप्लीट किए हैं। आई होप कि आपने सभी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लो। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि असाइनमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आप इसको समझ लो कि ऑप्शनल में है, तो अगर असाइनमेंट जमा नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, क्या उससे फिर होंगे। यस, अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं करवाते तो आप पेपर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उससे आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ओके, और ऑब्वियसली असाइनमेंट में देखो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको नहीं पता कि असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं तो ऑब्वियसली मैं किसी ने एक वीडियो में आगे बनाऊंगा बाद में, उसमें आपको बताऊंगा किस तरह से असाइनमेंट डाउनलोड करते हैं या फिर असाइनमेंट बनाते हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब पे भी मिल जाए अगर आप बात करो, या फिर बाजार की बात करो तो मार्केट से भी मिल जाती है असाइनमेंट बनी बनाई। लेकिन मैं आपको विश्वास करता हूँ अपनी बनी बनाई चीज़ पर विश्वास करें, क्योंकि ऑब्वियसली अब बाजार में एक कॉपी बिक रही है, राइट। सो वो पर्टिकुलर एक ही बिक रही है, सभी वही लेंगे, तो ये एग्जामिनर है कहीं ना कहीं पे नंबर काटने के चांसेस है उसमें। जब आप बात करते हो इग्नो की गाइडलाइंस पढ़ते हो ना,
उसमें उन्होंने आपको पर्टिकुलरली बताया होता है कि भाई साहब जो है आपकी जो इग्नोर असाइनमेंट है वो आपकी खुद की बनाई होनी चाहिए, किसी के साथ मैच नहीं करनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इग्नोर जब वाले जो असाइनमेंट दे रहे हैं उनका रीज़न क्या, पर्पस क्या है? उनका मतलब ये नहीं हो कि घर बैठे बच्चा है तो इसको कोई भी तो परेशान करने के लिए नहीं देते आपको, या फिर ऐसे नहीं देते कि चलो भाई बैठे बेले बैठे हो तो क्या करो, तो वो आपको इसलिए देते हैं। असाइनमेंट का पर्पस ये होता है कि आप जो घर बैठे हो क्या आप पढ़ रहे हो या नहीं हो, जो आपने पढ़ रहे हो उसके लिए आप कहीं ना कहीं आपकी रिविजन होती है। जो ये असाइनमेंट्स होती हैं वो ऑब्वियसली जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो, जो मटेरियल पढ़ रहे हो, जो इग्नोर वालों ने आपको भेजा है, जो आपके सिलेबस में है उसमें से क्वेश्चन दे होते हैं, आपको बस वही देख के लिखने हैं, ठीक है, क्लास वर्क की तरह। ओके, सो क्लास वर्क की तरह इग्नोर की, लेकिन सबसे बड़ी मुझे डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है, लेकिन अब डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते क्योंकि अब बड़ी क्लास हो गई है, सुबह से अभी 10th 12th तो पढ़ते नहीं होंगे, जो 4-5 पेज का क्वेश्चन तो उसको शॉर्ट करके लिखेंगे। लेकिन इग्नोर की बात ये है कि अगर आपको हर एक जो पेज है क्वेश्चन बड़े बड़े लिखना पड़ता है। मतलब एक क्वेश्चन आएगा, अगर जैसे बात करें सेक्शन 1 की, तो अगर असाइनमेंट या फिर पेपर की बात करूँ तो सेक्शन 1 आता है, जब उसमें फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट सेक्शन में 2-3 क्वेश्चन होते हैं, उस सेक्शन में एक वर्ड 500 का होता है। सो मतलब 500 वर्ड्स तो 2 या 3 पेज आते हैं कम से कम। पेपर की भी बात करो तो पेपर में भी होता है 5 या 250 वर्ड्स आता है। सो उसके लिए ये मुझे थोड़ी सी हल्की सी डिसएडवांटेज लगती है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं एडवांटेज भी है। इसमें मैं थोड़ा बिट कंफ्यूज हूँ। ओके, चलो ये तो आपने, क्योंकि अगर आपकी इसके साथ भी अगर आपकी क्लास भी बड़ी होती जा रही तो ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती जाएगी। ओके, सो ये इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा मैं आपको क्या बता रहा था, असाइनमेंट्स के बारे में बता रहा था, ठीक है। सो असाइनमेंट कंपलसरी हैं। अच्छा उसके बाद ओके असाइनमेंट भी होगी। अच्छा मैं आपको बताता था इग्नो के बारे में। तो इग्नो का मतलब ये होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, घर पर पढ़ के बैठ सकते हैं। अच्छा उसके बाद सेकंड है स्टडी सेंटर, ठीक है। स्टडी सेंटर और एग्जामिनेशन सेंटर की बात करो तो अगर आप बात करो जैसे कि आप बोल रहे हो कि अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे रेगुलर तो हम क्या असाइनमेंट जो अपनी जमा कहाँ पर करवाएंगे, या फिर हम पेपर देने कहाँ पर जाएंगे। सो इसके लिए होता है कि जो स्टडी सेंटर होता है वो इग्नो हर जगह लोकेट करता है। ओके, आप कहीं भी स्टेट में हो या किसी भी स्टेट में हो या किसी भी डिस्ट्रिक्ट हो, तो हर डिस्ट्रिक्ट का हर स्टेट का अपना एक स्टडी सेंटर जगह पर होता है। किसी और के स्कूल में एक्चुअली किसी और के स्कूल या किसी और के कॉलेज में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं इग्नो की तरफ से, राइट। अगर आप बात करो जैसे मैं प्रॉपर जम्मू में रहता हूँ, यहाँ में जम्मू में यहाँ पर गांधीनगर में यहाँ पर कॉलेज है, तो यहाँ पर करवाया हुआ है, ठीक है। इग्नू का स्टडी सेंटर यहाँ पर, आप जहाँ पर रहते हो तो वहाँ पर पता लग जाता है आपकी जो, अगर आपका जब आप देखते हो, अगर आपको नहीं पता लग रहा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है, सो अगर आपके पास अपनी रोल नंबर होगा, ठीक है। रोल नंबर कैसे पता लगता है, वैसे जब आप एडमिशन करवा रहे होते तो वहाँ पर आपको रोल नंबर दिया जाता है, अपना अलॉट किया जाता है। ओके, जब आप अपनी फीवर देते हो तो उस एग्जामिनेशन रोल नंबर के सबसे लास्ट पे यहाँ पर स्टडी सेंटर कोड होगा। आप वो स्टडी सेंटर कोड गूगल पर टाइप कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर आपका स्टडी सेंटर। ओके, अच्छा सो स्टडी सेंटर भी हो गया। मैं आपको ज़्यादा डीप ना जाता हूँ, इनकी बेसिक्स बता रहा हूँ। ओके, बेसिक्स को बता रहा हूँ ताकि ये जो इंग्लिश आज पढ़ने वाले उसके बारे में थोड़ा पता लग सके। अच्छा मैं आपको इग्नू के बारे में बताता क्या क्या होता है। अच्छा स्टडी सेंटर भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा उसके बाद और क्या बताना है, अच्छा हाँ, सो असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया कंपलसरी है, स्टडी सेंटर बता दिया। अच्छा अब बात करें सब्जेक्ट की। सो सब्जेक्ट अगर आप इग्नू बीए कर रहे हो तो उसमें भी मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम के उसमें रहता है हाँ सेमेस्टर। अब रेगुलर कॉलेज और इग्नू में फर्क ये है कि जो रेगुलर कॉलेज है वो सेमेस्टर वाइज चलता है और जो इग्नू है वो ईयर वाइज चलता है, राइट। इस टाइम जब हम पढ़ रहे हैं 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, 2022 से 2023 का कोर्स है चल रहा है, ठीक है। इसमें तो ईयर वाइज ही है, आगे जाके फ्यूचर में अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो तो उसका टाइम का मुझे पता नहीं, आप अपना टाइम का पता कर लेना, ठीक है। सो इस टाइम तो क्या हो रहा है कि जो रेगुलर कॉलेज है वो ईयर वाइज, सॉरी सेमेस्टर वाइज चलते हैं, और जो इग्नू कॉलेज है वो ईयर वाइज चलते हैं। सेमेस्टर और ईयर में क्या फर्क होता है, देखो जो रेगुलर कॉलेज है और जो इग्नू है, ठीक है। सो टोटल 3 साल होते हैं बीए करने में, और ठीक है। सो रेगुलर सेमेस्टर का मतलब होता है आधा, मतलब इसमें ईयर एक ईयर को आधा करता है, ठीक है। सो जैसे इग्नू का फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, राइट। ओके, सो रेगुलर कॉलेज की बात कर लो, आप जो वैसे रेगुलर कॉलेज में जाते हैं तो एक सेमेस्टर मतलब 6 महीने का होता है, 2 सेमेस्टर कितने हुए, दूसरा भी 6 का 6 पिछला 6 12, मतलब 1 साल का, ठीक है। सो मतलब जो रेगुलर कॉलेज है ना वो सेमेस्टर को बच्चों को आधा आधा पढ़ाता है, ठीक है। आधा आधा सिलेबस कंडक्ट करवाता है, 6 महीने पढ़ाएगा फिर टेस्ट लेगा, 6 महीने पढ़ाएगा टेस्ट लेगा, 6 महीने पढ़ाएगा टेस्ट लेगा, ठीक है। जो 6 महीने का जो 6 महीने का पढ़ा के फिर सेकंड 6 महीने का पढ़ा के उन दोनों के बीच उनको सेमेस्टर बोलते हैं। अब नहीं समझ पा रहे हो क्या, वापस से समझाता हूँ मैं आपको, एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। सेमेस्टर का मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है। 6 महीने के टाइम पीरियड को फर्स्ट सेमेस्टर बोलते हैं, और फिर एक और नेक्स्ट 6 महीने के फिर को उसको सेकंड सेमेस्टर बोलते हैं। ओके, जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को जब मिला दिया जाए तो एक फर्स्ट ईयर बन जाता है, राइट। सो इग्नो क्या करता है, वो इग्नो डायरेक्टली ईयर वाइज पेपर कंडक्ट करता है, लेकिन जो रेगुलर कॉलेज है वो सेमेस्टर वाइज चलते हैं। आई होप आपको समझ गया होगा सेमेस्टर वाइज क्या है। अब जो सेमेस्टर इग्नो मतलब टाइम पीरियड वाला टाइम पीरियड, सेमेस्टर इक्वल्स टू टाइम, सेमेस्टर का मतलब होता है 6 महीने, ठीक है। और इग्नू में जब हम पढ़ते हैं ईयर वाइज तो ईयर का फर्स्ट ईयर का मतलब होता है 1 साल, ठीक है। सो इग्नू में हम डायरेक्टली 3 बार पेपर देते हैं, दैट इज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, और रेगुलर कॉलेज में हम सेमेस्टर वाइज चलते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड। सो अगर हम रेगुलर में अगर सेमेस्टर वाइज चलेंगे ऑब्वियसली इसको मतलब हमको 6 बार पेपर देना पड़ेगा, मतलब 6 टाइम पीरियड होगा, 6 सेमेस्टर देने पड़ेंगे। ओके, सो इग्नू में 3 ईयर देने वो पड़ते हैं। आई होप कि आप समझ गए, थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला, आपको कंफ्यूज नहीं होना था। नॉर्मली सेंट्रल आइडिया इतना है कि इग्नू में सिर्फ 3 साल पढ़ना पड़ता है, और रेगुलर में भी बीए में 3 साल पढ़ना पड़ता है। बस उस 3 साल को उन्होंने डिवाइड किया होता है छोटे छोटे 6 महीनों में रेगुलर कॉलेज में, लेकिन जो इग्नू है वो कंटिन्यूसली सिर्फ साल का पेपर लेता है, ठीक है। अगर आपने जून जुलाई में एडमिशन लिए इग्नू में, सो आपका पेपर हो गया अगले नेक्स्ट जून में, या फिर अगर आपने अक्टूबर सेक्शन या दिसंबर सेक्शन में अगर इग्नू में एडमिशन ली होगी तो आपको नेक्स्ट अक्टूबर या अक्टूबर में होगी पेपर, राइट, ठीक है। सो वैसे ही होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा ये बड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन वाला मामला सेमेस्टर और ईयर का समझाने का। अच्छा ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अच्छा
ओके, सेमेस्टर और ईयर वाइज का अगर आपको पता लग गया होगा, आई होप कि ऑब्वियसली मैं आपको इतना सब कुछ पता ही है, लेकिन फिर वैसे नॉर्मल नॉर्मल बता रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए बात, ठीक है। अच्छा, सो अब मैं बात करता हूँ इग्नो की। तो इग्नो में अगर हम बात करें बीए की, तो हम 3 ईयर्स का कोर्स है, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर की बात करो तो फर्स्ट ईयर में हमको 8 सब्जेक्ट मिलते हैं। अब यहाँ पर क्यों मैंने आपको सेमेस्टर और ईयर समझाया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ईयर 2 सेमेस्टर इग्नो के जो 2 सेमेस्टर्स है ना, उनको एक ही साथ मिला दिया इधर एक फर्स्ट ईयर में बनाया हुआ, ठीक है। सो फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं इग्नो के? 4, और सेकंड सेमेस्टर में भी कितने होते हैं? 4, ठीक है। सो अब मैंने आपको पहले बताया जो इग्नो है वो ईयर वाइज है, सेमेस्टर वाइज नहीं, इसलिए इग्नो बीए जो है वो ईयर वाइज है, ठीक है। इग्नो के जो दूसरे डिप्लोमा है, दूसरे कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स हैं, उसका मुझे नहीं पता भी, ठीक है। सो उसका आपने खुद चेक करना। अगर आप बीए के स्टूडेंट हो, इग्नो बीए जी मैं पहले बता रहा हूँ, सो उसका लिए ईयर वाइज है। सो क्या कर रहा है इग्नो, इन दोनों सेमेस्टर्स को मतलब मिला के फर्स्ट ईयर बनाता है, ठीक है। सो फर्स्ट सेमेस्टर के 4 पेपर और सेकंड सेमेस्टर के 4 पेपर को मिला के टोटल 8 होते हैं। मतलब आपको अगर आपने जून जुलाई में पेपर एडमिशन लिया, तो आपको नेक्स्ट जून जुलाई में 8 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता है, राइट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी अब, ओके। अच्छा, ठीक है। सो 8 सब्जेक्ट के पेपर पढ़ने, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर बनता है, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर का सेकंड ईयर बनता है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर बनता है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड ईयर बनता है, और फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का थर्ड ईयर बनता है। आई होप अब तो आप समझ गए होंगे, ओके। सो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के ऑब्वियसली इन्होंने फर्स्ट ईयर बनाया हुआ है। सो उस फर्स्ट ईयर में आपको 8 सब्जेक्ट के पेपर देना पड़ता है। अब 8 के में अभी सिस्टम फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा है, इसलिए मैं आपको 8 सब्जेक्ट बताता हूँ कौन कौन से हैं, ओके। सो हमको जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें आई थिंक, जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आई थिंक इलेक्टिव नहीं मिलते हमको, उसमें से कंपलसरी मिलते हैं, ठीक है। तो जो चॉइस की नहीं मिलती अभी आपको एलेक्टिव। तो अभी हमारे पास कौन कौन से हैं देखो, हमको देखने को मिलता है BHIC 131, ओके। सो मेरा एक्चुअली पेन इतना अच्छे से चल नहीं पाया, इसलिए इतना ज़्यादा थोड़ा से खराब राइटिंग है, इसलिए मैं अब माइंड नहीं करेंगे। अच्छा, सो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इग्नो के स्टूडेंट सब्जेक्ट बताता। अच्छा, सो ये BHIC 131 और 132 मतलब हिस्ट्री है इग्नो की फर्स्ट ईयर की। उसमें फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली आपको 2 हिस्ट्री की किताब मिलती हैं, BHIC 131 और 132, ठीक है, दोनों हिस्ट्री होती है। उसके बाद BPSC 131 और 132, ये भी पॉलिटिकल की बुक्स हैं, जिसमें आपको फर्स्ट BPSC 131 में आपको थ्योरीज मिलती हैं देखने को मिलती है, अप्रोचेज मिलते देखने को मिलती हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स की। उसके बाद BPSC 132 में इंडियन गवर्नमेंट पढ़ने को मिलती है, ठीक है। वो हमारे 4 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद इंग्लिश है ना, इंग्लिश, ये जो भी आज हम स्टार्ट करें, इंग्लिश के 3 सब्जेक्ट मिलते हैं हमको, ठीक है। कौन कौन से देखने मिलते हैं? इंग्लिश कम्युनिकेशन, उसके बाद इंग्लिश एट वर्क प्लेस और इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ, BEGLA 135 136 और BEGA 182, ओके हो गए 6 सब्जेक्ट। और सॉरी 7 सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि 2 ये और 2 ये 4 और 3 ये हो गया 7, और एक बचा 8वां कौन सा होता है? BEVAE 181, ठीक है। सो ये होता है EVS को, जिसका भी हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा जाके प्लेलिस्ट में देख लो, ओके। सो ये वाली होता है बिगिनिंग का बेसिक्स, ओके। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ इग्नो का बेसिक्स कंप्लीट सिखा दूंगा, आई होप कि आप समझ गए। अच्छा, और आज हमने बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो आप के टॉपिक पे आता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ना। आज हम अपना इंट्रोडक्शनरी वीडियो में आपके लिए लाया हूँ, किसका? इंग्लिश का। आज हमने स्टार्ट करने वाला इंग्लिश एट वर्क प्लेस BEGLA 136 का। एक्चुअली इसके इसलिए क्योंकि अगर आप बात करो इसकी, मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर आपने इग्नो से जब आप इग्नो में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर आपको ऑर्डर देते हो बुक्स के लिए, ठीक है, कंटेंट स्टडी मटेरियल के लिए। ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो गूगल पे अवेलेबल है, आप इग्नो की साइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास बुक आ भी गई हो तो इंग्लिश की सबसे बड़ी चक्कर ये है कि वो बड़ी ज़्यादा थ्योरी है, डीप दीजिए उसमें जाके। अगर आप किसी सब्जेक्ट से कोई सब्जेक्ट आपको बड़ा ज़्यादा पसंद है, जैसे मुझे हिस्ट्री पसंद है, राइट, सो मुझे उसके लिए किसी हेल्पिंग बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर वो करती है, चाहे वो डीप हो, मुझे इतना अच्छा लगता है। बट अगर बात करो इंग्लिश की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैक बेंचर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही होती है इंग्लिश। क्यों इंग्लिश? अगर बात करो इंग्लिश की तो इंग्लिश मैं आपको एक ऐसे बता दूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है, बड़ा वियर्ड फील होता है कि जब आजकल के टाइम के जब लोग ऑब्वियसली पॉजिटिवनेस दिखाते हैं कि अलग अपने बच्चों को, या फिर जो स्कूल के जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा हर एक चीज़ में अपने बच्चों को जो इंग्लिश लैंग्वेज ही बहुत ज़्यादा ट्रीट करते हैं कि आई होप कि आप समझ होंगे लाइक कि किस तरह से वो हर एक छोटी छोटी चीज़ में इंग्लिश दिखाते हैं। बट इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो अपनी मदर टंग लैंग्वेज भूल जाता है। तो इसी के साथ साथ हमको अपने मदर टंग लैंग्वेज को प्रमोट करने की जरूरत है, ओके। हिंदी या फिर जहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, जैसे जम्मू की बात करो तो डोगरी बोली जाती है, ओके। सो उन लैंग्वेज को भी सीखना उतना ही जरूरी है जितना आप इंग्लिश को सीख लो। इंग्लिश की बात करो, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, ओके। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। बट अगर बात करें ऑब्वियसली क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर जो है अगर आप डिपेंड स्टेट टू स्टेट डिपेंड, जैसे बात करो हिमाचल की, यूपी, बिहार की, तो यहाँ पर शायद हिंदी चलती है, हिंदी में सब कुछ। लेकिन अगर हम बात करें, हम जैसे जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश चलती है, इसलिए हमको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से सीखनी पड़ती है। लेकिन अगर आप बात करो अगर जहाँ अगर आपके स्टेट में हिंदी अच्छे से पढ़ाई जाती है तो ऑब्वियसली आपको हिंदी पे ही फोकस करना है। इंग्लिश इज नॉट कंपलसरी लैंग्वेज, या फिर इंग्लिश बोलने से आपको कोई बड़े महान नहीं जाओगे, या फिर इंग्लिश से ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंग्लिश बोली तो तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं। द थिंग इज नॉलेज मैटर्स, ओके। हमेशा जो है आपकी नॉलेज मैटर करती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है कि आप किस तरह से देख रहे हो इस चीज़ को, ओके। तो यही कहना था इंग्लिश के बारे में। चलो अब हमारा जो सब्जेक्ट ही इंग्लिश है और इंग्लिश में तो ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करते हुए बस मैं सब बोलता हूँ कि भाई हर चीज़ को एक नॉर्मल वे से लो। बट इंग्लिश का अगर बात करें, अगर आप इंडिया को जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि ऑब्वियसली जो उनका देश माना जाता है, अगर आप बात करो, अगर एंशिएंट पढ़ाई की बात होती है हिस्ट्री आ गई यहाँ पर। अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो जो यूरोपियन से जब बड़े बड़े जो स्कॉलर थे उन्होंने यहाँ से हमारे यहाँ से मतलब हम पहले किस पे लिखते थे? भोजपत्र पे लिखते थे, राइट। जो बड़े बड़े पन्नों पे लिखते थे, पेड़ के पत्तों पे लिखते थे, जब
उसमें बहुत ज्ञान की बातें लिखी होती थी जीवन की। अगर आप बात करो तो कहीं में मैंने सुना था वीडियो में या फिर देखा था कि जो ये बात ऑब्वियसली आपको सबको पता है कि हनुमान चालीसा कितना ज़्यादा पुराना है, लेकिन हनुमान चालीसा में भी आपको पता है कि डिस्टेंस बताया गया हुआ है अर्थ से लेकर सन तक। एक जो लाइन आती है, एक्चुअली मुझे उस टाइम नहीं पता पूरी अच्छी तरह से, इसलिए सॉरी, बट उस हनुमान चालीसा में भी एक लाइन आती है जिसमें बताया गया कि अर्थ से लेकर सन की डिस्टेंस कितनी है। इसका मतलब कितने ज़्यादा पुरानी हमारे वेदों में, उपनिषदों में इन्हें सब कुछ नॉलेज दी हुई साइंस ने। और जो जब बात करें तो ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने जब यूरोपियंस की बात करें तो वो कितने ज़्यादा स्कॉलर आए, उन्होंने भी इंडिया से कितना ज्ञान लिया। उन्होंने हमारे जो है भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उपवेद ऋग्वेदों को ट्रांसलेट किया, ओके, उनको समझने की कोशिश की, वहाँ से ज्ञान लिया। बट आज के टाइम का इंडिया क्या कर रहा है? आज के टाइम का जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ मूव हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एक्चुअली मुझे लगता है वेस्टर्नाइजेशन अट्रैक्शन, अपने घर की रोटी किसी को पसंद नहीं होती, राइट? सो दूसरे दूसरे के घर का, अपने घर में अगर बेस्ट से बेस्ट खाना बनाओ किसी को पसंद नहीं, जब दूसरे के थाली वाला ही सबको चलता है, राइट? अगर बात करें तो यूरोपियंस के, फिर बाहर के देशों के, तो कुछ लोगों को इंडियन का कल्चर बड़ा पसंद है। अगर आप देखते हो आजकल के ट्रेंडिंग रील्स कितनी चल रही है, या फिर है ना वीडियोस कितनी चल रही है जिसमें इंडिया के जो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम देख रहे हो इंडिया तो वेस्टर्नाइजेशन हो गया है। देखो वेस्टर्नाइजेशन होना गलत बात नहीं है, ओके? या अगर आप स्टाइलिश कपड़े पहनते हो या फिर इंग्लिश बोलते हो या फिर आपको वो किसी को कंट्री अच्छी लगती है तो गलत बात नहीं है, बट इसी कंपैरिजन में आपको इसी के साथ साथ अपने कंट्री से भी प्यार होना चाहिए। अगर आप बात करो यहाँ पर तो फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, आप बात करो तो हमारे पास फंडामेंटल राइट है नहीं। मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ, मुझे अभी बात चलेगी तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मुझे कोई किसी ने बोलता कि मुझे न्यूजीलैंड पसंद है या फिर मुझे इंग्लैंड पसंद है, किसी ने बोलता मेरे फ्रेंड ने। सो अब चलो इस बात में मान लेता हूँ कि उसका फंडामेंटल राइट है, उसको कोई भी अधिकार है अपने वो व्यक्ति फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर उसको जो भी पसंद उसको बोलता है। बट इसी के साथ आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। देखो अपने ह्यूमन की सबसे बड़ी बात क्या है, ह्यूमन अपने लालची है, ठीक है? वो अपने जितना उसका फायदा है उतना उसको उतना ही मतलब उस चीज़ को नोट करता है, बाकी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर आप जो बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी देखी हो तो आया था कि यूट्यूब पे तो कितने कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब कोई बयान देते तो आधा काट के बता देते, फिर आगे वाले चलाते हैं जो उन्होंने कुछ बोला होता है, राइट? सो वही वाली बात है। फंडामेंटल राइट्स को ह्यूमन जो है उसको अपने फंडामेंटल राइट्स का पता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का नहीं पता। फंडामेंटल राइट्स का पता है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इक्वालिटी है, ठीक है? उसके बाद फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? बट फंडामेंटल ड्यूटीज का नहीं पता। टू अबाइड बाय द नेशन, ठीक है? टू प्रमोट ब्रदरहुड, ठीक है? उसके बाद टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, टू रिस्पेक्ट फ्लैग, ठीक है? टू कंजर्व इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, ठीक है? ऑब्वियसली और अपने गवर्नमेंट की तरफ ध्यान, जो हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेगी उनको इंप्लीमेंट करना, वो ध्यान नहीं है। जब वो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज निकाल रही है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको कंजर्व नहीं करो। जब आप करो पार्क में जाते हो या पेड़ों में तब एक उनमें वहाँ पर डस्टबिन होते फिर भी यहाँ कचरा फैलाया होता है। अगर आप देखो एक इंसान का काम नहीं है, मैं एक इंसान पर्टिकुलर इंसान को दोषी नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, राइट? ओके, सो हमको फंडामेंटल, अगर अपने राइट्स पता है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी उतनी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। देखो आप किसी भी चीज़ को एक पहलू में नहीं ले सकते हो, ओके? तो यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा ही डीप चला गया, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि एक्चुअली बात टॉपिक चढ़ जाता है तो मुझे इंग्लिश की बात करूँ तो मुझे बड़ा ज़्यादा एक्चुअली मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा बनती नहीं है। एज अ बैक बेंचर्स आई होप कि आपको भी इतनी ज़्यादा इंग्लिश, बट आई होप कि आपकी इंग्लिश कम से कम आपके साथ इंग्लिश की अच्छी साथ बनती होगी। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट करता मैं बिल्कुल बैठूंगा नहीं, ओके? पूरी कोशिश करूँगा मैं अपने टॉपिक पे आऊँ, ओके? सो सॉरी, ओके? सो आज हम पढ़ने वाले हैं BEGLA 136। क्या मतलब? इंग्लिश एट वर्क प्लेस। मतलब जब आप बड़े हो गए, जब बीए के बाद आपने बात कर लिया, ट्वेल्थ कर लिया या बीए कर, उसके बाद आपने जॉब लेनी है कहीं पे, राइट? आप मार्केट में जाते हो, बिजनेस वर्ल्ड में जाते हो, अगर आपने जॉब लेनी है या फिर तो उस टाइम आपको क्या इंग्लिश का क्या रोल रहेगा आपकी लाइफ में? ऑब्वियसली अगर आप इंग्लिश से ताल्लुक करते हो, इंग्लिश सब्जेक्ट, अगर आपका जो बैकग्राउंड है इंग्लिश से रिलेटेड है, राइट? तो आपको क्या मतलब आपका प्रोफाइल है, कैसा पोर्टफोलियो होता है, क्या CV होता है, क्या लिस्टिंग स्किल्स होते हैं, ओके? सो ये सब कुछ हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है? क्या पैसे होते हैं, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, वोकैबुलरी पढ़ेंगे, ओके? एंटोनिम साइनोनिम्स पढ़ेंगे। सो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ इंग्लिश एट वर्क प्लेस नाम से आपको पता लग जाएगा कि इंग्लिश एट वर्क प्लेस मतलब जब हम जाके आगे जाके काम करेंगे या फिर जो भी हमारा जॉब्स वगैरह होगी तो उसमें हमारा क्या इंग्लिश का रोल है, ओके? तो इसमें ये पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा जो बाकी दो सब्जेक्ट इंग्लिश के, इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ एंड इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल, वो मैं आपके लिए जल्द से जल्द ला पाऊँ, ओके? सो आई होप आपको समझ आ गया होगा हम क्या पढ़ने वाले BEGLA 136 इंग्लिश एट वर्क प्लेस, ओके? इग्नोर के साथ साथ बाकी सभी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? आई हो थैंक यू अगर आपने इतना किया, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो कि आपने टॉपिक पे चलते हैं। बट एक मिनट, अच्छा आज हम यहाँ पर से मेनली जो है वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए लाए हुए हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या क्या स्टेप्स में आपको आगे जाके अभी दिखाने वाला हूँ, ओके? सो उसके साथ में ही अब हमने आगे आए हैं तो श्री गणेश कर ही देते हैं, इसलिए हमने साथ में एक्चुअली आपके लिए 2 क्वेश्चन भी ऐड कर लिए यहाँ पर। अच्छा अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, अब मैंने इंग्लिश स्टार्ट क्यों की। इंग्लिश की बात ये है कि जो मैं आपको बता करता है इग्नोर की बात है ना, जब जो वहाँ से बुक भेजता है, ठीक है? जो स्टडी मटेरियल में मेरे पास भी बुक है, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, BEGLA 136 इंग्लिश वर्क प्लेस की बुक है। बट ये बात इसकी है ना कि यहाँ पर ज़्यादा आपको सॉल्व क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, और मतलब ज़्यादा क्रिंजी आप समझ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा डीप प्लान पे दिया गया हुआ है। या फिर आपको जो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखते हो ना वहाँ पर, तो उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ये इस बुक में नहीं दिए गए हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं बुक में दिए होंगे, लेकिन जब स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको इतना ज़्यादा डीप में जाके नहीं आंसर देखने को मिलता है। सो ये हमारी कोशिश है कि अभी मार्च आ गया ऑब्वियसली और हमारे पेपर पास, इसलिए अभी हम हेल्प बुक से पढ़ेंगे, ओके? सो इग्नोर की हेल्प बुक। बट ये मैं आपको वन मस्ट बोलूँगा कि बुक ज़रूर पढ़िए क्योंकि आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। बट इन इमरजेंसी टाइम अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए हमारे पास 2 महीने बचे हैं। सो इसलिए अभी हम उस बुक से पढ़ेंगे, क्यों? मतलब उसमें क्या होगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज जो हमारे क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलेंगे, राइट? जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ओके? सो इसमें क्या थ्योरी दी हुई है, अगर आप बात करो तो फर्क इस इन दोनों में मैं आपको देता हूँ।
सो हम ये वाली बुक पढ़ने वाले हैं, राइट। यहाँ से भी इसमें क्या होगा, टॉपिक वाइज देखो क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हमारे लिए हेल्प करेगा। अच्छा, इन दोनों में फर्क इतना है कि जैसे कि आप बात करो हिस्ट्री के, तो दैट इज बिपिन चंद्र एंड स्पेक्ट्रम, राइट। बिपिन चंद्र में क्या बहुत ज़्यादा जैसे कहानी लेके चला हुआ, थ्योरी लेके चली हुई, बट स्पेक्ट्रम में क्या फैक्ट टू फैक्ट उसमें मजा आता है। ओके, सो एज अ मैं आपको पहले बता दूँ, मस्ट बुक पढ़ना अगर जरूरी है, बट फिर भी अगर आपको क्वेश्चन चलना है, अगर अपनी प्रैक्टिस तब बढ़ानी है, सो ये आपको प्रिस्क्राइब करूँगा। अगर आप जम्मू में कहीं रहते हो तो मैं आपको बताता हूँ, इसके ये मिलती है आपको जीवन में, और अगर आप कहीं और रहते हो तो उसका मुझे आप पता नहीं, शायद आप ढूंढोगे। ओके, तो बेसिकली गूगल में जाके नियर माई गूगल इग्नो स्टोर नियर बाई मी, बस यही सर्च करना। ओके ओके, सो अब आई फाइनली हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। ओके, सॉरी एक्चुअली मैं बोले जब स्टार्ट हो जाता ना तो मेरे से थोड़ा कंट्रोल नहीं होता। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। इंग्लिश BE 136 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स गो। फाइनली मैं इतना बोलने के बाद आइए, आप सब वो सोच रहे होंगे कि शुक्र है भगवान से बोला जबकि, बट एक्चुअली देखो बेसिक्स हमारे टीचर ने मुझे कहते करो, मतलब जितने आपके बेसिक्स ठीक होंगे उतने आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। अभी मुझे आई होप कि मैंने आपको जितने पीछे वाले बात बताई शायद कहीं ना आपके दिमाग में चल रही होंगी, या किसी न किसी को वो सुन के मुझे आई होप कि अच्छा लगा होगा, या किसी न किसी को सुन के कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अच्छा, अभी यहाँ पर ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। सो जो है यहाँ पर इंग्लिश BE 136 की बात करें हम, सो इसको ब्लॉक में डिवाइड किया गया। ब्लॉक में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इन्होंने बोला कि बच्चा परेशान नहीं होना है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम आपको मतलब टोटल बात करते हैं ना, यहाँ पर 12 चैप्टर सीधा लाइन में दिखाई देगा तो ऐसा डर लग जाता है बच्चे को कि नहीं वो इतना बड़ा सिलेबस है। ऐसे मेरी फीलिंग मुझे लगता है ऐसा क्यों होगा। ओके, सो इसलिए इन्होंने पूरी बुक को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, राइट। ओके, सो मतलब आप एक ब्लॉक पढ़ो, उसका टेस्ट को प्रिपरेशन करो, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक पे चलो। ओके, सो इसमें ये मुझे लगता है। अच्छा, सब पूरी बुक में कितने टोटल कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं। ओके, अब अगर आप बात करो UPSC की या CBSE, जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो हमारा सबसे फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है वैसे सिलेबस अगर आपको पता नहीं होगा तो आपका मतलब स्टडी का मतलब ऐसे बोलते हैं कि जब लटको कहीं पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई ऊपर से बंदा आ गया आपके फैमिली वाले ही या सब आपका टीचर का, तो अगर आपसे डायरेक्ट सिलेबस पूछेगा तो 90% मैंने बच्चे देखेंगे वो नहीं बता पाता, क्योंकि सिलेबस की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन सिलेबस मस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको सिलेबस में क्या क्या है और हमारे लिए क्या है, उसी से आपको मतलब फाउंडेशन बेस फर्स्ट डे मतलब वही होता है। अच्छा, ज़्यादा मतलब सिलेबस इंपॉर्टेंट है। ओके, याद करेंगे। सो सिलेबस कितने, हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं। और कितने ब्लॉक्स हैं? 4 ब्लॉक्स हैं। ओके, सो देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट ब्लॉक जो है ये, फर्स्ट ब्लॉक में हम ये पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ब्लॉक का नाम क्या है? फर्स्ट ब्लॉक मतलब इसका इंट्रोडक्शन होगा, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लोरिंग द जॉब मार्केट। ऑब्वियसली हम जॉब मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या जरूरत होती है, देख पढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो, वो कौन सा वाला होने वाला है? सो हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है प्रोफाइलिंग वनसेल्फ फॉर द जॉब, सर्चिंग फॉर अ जॉब। ओके, सॉरी एक मिनट, प्रोफाइलिंग वनसेल्फ फॉर द जॉब सर्चिंग ऑफ जॉब। अच्छा, इसमें हम ये नॉर्मली ये पढ़ने वाले हैं कि CV क्या होता है, राइट, जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, या फिर WH क्वेश्चन क्या होते हैं, वोकेबलरी क्या होती है, प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, राइट। आपको आगे जाके बताऊंगा कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, क्यों जरूरी है हमारे उसके लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड है सर्चिंग फॉर जॉब। फर्स्ट हमारी सर्चिंग मतलब जॉब को सर्च करना जो अवेलेबल है मार्केट में। मार्केट का मतलब जार नहीं होता है, मार्केट का मतलब इन द सेंस कि जो जॉब मार्केट का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड, जब कोई लोग अखबारों में अपना इश्तिहार देते हैं या फिर जब नौकरियाँ निकलती हैं, तो उसको बोलते हैं जॉब इन द सेंस ऑफ। देखो, हर फील्ड की अपनी एक वोकैबुलरी होती है, सो आपको ये बात को समझना चाहिए पड़ेगा। ओके, सो हर फील्ड में अपनी, सो इसमें मार्केट का मतलब हो रहा है एक ऐसा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एक है। ओके, सो अच्छा मैं भूल गया फिर क्या पढ़ा था। हाँ, सर्चिंग फॉर जॉब मतलब जॉब के लिए सर्च करना कि जो अवेलेबल जॉब है उसके आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे। ओके, उसके बाद थर्ड में क्या पढ़ना है? रिस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टाइजमेंट में आपको पहले बताया कि कुछ लोग इश्तिहार देते हैं अखबारों में कि हमको इस जॉब है हमारे पास पड़ी हुई, हमको ये इस बंदे में ये एलिजिबिलिटी चाहिए, तो कोई अगर इंटरेस्टेड तो आ सकता है। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये नहीं अखबार में आ गया तो आपको सीधा उसके नीचे बॉस को फोन करो, हेलो जी मैं आ रहा हूँ आपके पास कल जॉब, ऐसे नहीं होता। उसमें आपको पर्टिकुलर CV बनाना पड़ता है, पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, उसको कंपनी को भेजना पड़ता है। ओके, उसको मतलब एडवर्टाइजमेंट जो आपके पेपर में एडवर्टाइज आई है, ऐड आई है, उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करोगे, उसमें हम भी पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद फोर्थ यूनिट है प्रिपेयरिंग फॉर जॉब। अब रिस्पॉन्ड तो आपने कर दिया, उसके बाद आप प्रिपेयर कैसे करोगे अपनी जॉब के लिए। ओके, क्या क्या उसमें प्रिपरेशन होने वाली है। तो ये देखो, ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही है हमको इग्नो, लेकिन कुछ बच्चे मतलब ये है कि उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड ब्लॉक या मॉड्यूल बोलते हैं इनको, राइट। सेकंड ब्लॉक में क्या पढ़ेंगे? प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यूज। अब बात करें, आप यहाँ तक पहुँच गए, प्रिपेयर भी कर दिया आपने, रिस्पॉन्ड भी कर दिया, अब जॉब इंटरव्यू अब बात करो। सो रिटर्न अगर बात करो, अभी UPSC के मुझे पता है फर्स्ट में प्री होता है, सेकंड में मेंस होता है, थर्ड में इंटरव्यू होता है। ठीक है, अब प्री और मेंस का मतलब सारा कंटेंट है, जैसे आपकी जॉब का यहाँ पर हो गया, मेंस जो इंटरव्यू होता है वो यहाँ पर आ गया। तो इंटरव्यू का सबसे होता है मेन काम होता है इंटरव्यू का सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको जज करना किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी है, किस तरह से आपका बिहेवियर। ओके, सो फिफ्थ यूनिट क्या है? यूजिंग बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिव। देखो मैंने आपको पहले बता दिया, बॉडी लैंग्वेज आपकी किस तरह से है, किस तरह से आप बात कर रहे हो, राइट, किस तरह से आपके गेस्चर हैं, पोस्चर हैं, ओके, वगैरह वगैरह। मैं आपको लंबा नहीं करूँगा वीडियो। ओके, 6 चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? पोर्टफोलियो मेकिंग। मैंने आपको पहले जैसे ऊपर बता दिया कि पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है। ओके, आगे जाके पढ़ेंगे इसमें पोर्टफोलियो मेकिंग बनाऊंगा। ओके, राइटिंग योर CV।
सीवी में और पोर्टफोलियो में बड़ा ज़्यादा फर्क है, लेकिन बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आई होप कि जब हम 7 चैप्टर पढ़ेंगे यूँ करके आपका डाउट दूर हो जाएगा। ओके, उसके बाद 8 चैप्टर क्या हमारा 8 चैप्टर प्रिपेयरिंग फॉर फेस टू फेस इंटरव्यू। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं इंटरव्यू सेशन में। देखो यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक पहुंचे, फाइनली हम इंटरव्यू में पहुंचेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो इंटरव्यू होता है वो कंडक्ट किया जाता है, किस तरह से आपकी एंट्री होती है, आप बैठते हो, किस तरह से आपकी फेस टू फेस बात होती है, किस तरह से आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हो, आपका टोन लेवल क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो इस तरह से कंप्लीट होंगे आपके 2 मॉड्यूल। ओके, सो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए भी। ओके, उसके बाद थर्ड हमारा कौन सा ब्लॉक आएगा, स्किल फॉर द वर्क प्लेस। अच्छा जी, अब आपने जॉब के लिए रिस्पॉन्ड भी कर दिया, प्रिपेयर भी कर दिया आपने, उसके बाद प्रिपेयर भी कर दिया जॉब के लिए, आपने इंटरव्यू भी दे दिया। उसके बाद आप जब जॉब पे चले गए उसमें आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे भाई साहब। अगर आप कहीं पर फिजिकल टीचर बनने हो या फिर आप कहीं पर कंप्यूटर पर वर्क करने जा रहे हो, आप किसी के ऑफिस में सब कुछ अपने जॉब के लिए इंटरव्यू भी दे दिया, सब सेलेक्ट हो गया, अब आपको पता ही नहीं है करना क्या है वहाँ पर, आपको स्किल भी आना चाहिए राइट आपको काम करने के लिए। सो उसमें आपको क्या क्या स्किल चाहिए होंगे वो हम पढ़ेंगे इसमें। एटिकेट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको क्या बिहेवियर, एटिकेट्स का मतलब होता है तमीज़ राइट, मैनर्स, आई थिंक यही होता है। ओके, कल्चरल अवेयरनेस एंड जेंडर परसेप्शंस। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स, ऑब्वियसली आपके पास अगर आप कॉल सेंटर की बात करो तो किस तरह से आपके पास कस्टमर आता है, किस तरह से हैंडल करना है। और या अगर आप मार्केट प्लेस की बात करो, अपना कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो किस तरह से उसको वो करना है। जॉब का मतलब ये नहीं कि जाकर कंप्यूटर में टाइपिंग कर दो वो वाली जॉब, या फिर स्कूल में पढ़ाना। हर एक पर्टिकुलर जॉब, शाहरुख खान का शायद कहीं डायलॉग आ गया कि कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती राइट। एक सेल्स मैनेजर, एक दुकानदार का भी वही, एक दुकानदार भी की भी वही पोजीशन है, और एक बड़ी ज़्यादा कंपनी में बैठे हुए सीईओ की वही पोजीशन है, दोनों अपनी जगह पर काम ही कर रहे हैं। ओके, सो वो भी कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है, बट काम वही स्किल की बात है कि आपको क्या अपने काम करने का स्किल है या नहीं है। ओके, उसके बाद एसेंशियल कस्टमर सर्विसेज और वर्क एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 12। उसके बाद हम फोर्थ मॉड्यूल या फोर्थ ब्लॉक में क्या पढ़ने वाले हैं, पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन और मेकिंग प्रेजेंटेशन। अगर आप बात करो यूट्यूब पे बड़ी ज़्यादा ट्रेंड है कि एक तो 2 ही ट्रेंड है यूट्यूब में, सब अमीर गरीब का, कि गरीब का मजाक उड़ाते हैं, बाद में वाईएस बन जाता है, या फिर जो कोई गरीब या नॉर्मल शरीफ इंसान नॉर्मल कपड़ों में जा रहा है तो कोई बंदा उसकी गाड़ी के पास बैठ के फोटो खिंचा रहा है, बाद में वो गाड़ी के पास पहुंच रहा है एंड वो उसको धक्का देके बोल देते हैं कि भाई तेरी हालत देख के लगता नहीं है कि तो ये है। सो या एक ये है यूट्यूब पे चल रहा है। सेकंड है कि जब कोई बंदा गरीब इंसान या नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान जब इंटरव्यू देने जाता है तो किस तरह से मतलब वो अपने आप को ऑकवर्ड फील करता है, या जो शहरी लोग उसको ऑकवर्ड फील करवा देते हैं। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि वो जो बैठे हुए हैं ऑब्वियसली टॉप को ब्लेजर में बैठा है, वो कोई इंसान शहर का ऑब्वियसली हाई रेटेड इंग्लिश मार रहा है, ये सब कुछ स्टाइल वगैरह, वैसे नॉर्मल बंदा आया हुआ है शर्ट पहन के पैंट पहन के, तो वो ऑकवर्ड फील करता है। सो वो उनको वहाँ पर बिठा देते हैं। सो जो इंटरव्यू होता है, जो बॉस होता है, अंदर से देख रहा होता है कि भाई कोई इंसान क्या बात कर रहा है, कि उसकी क्या स्पीकिंग स्किल्स हैं। लास्ट में जो गरीब वाला जीत जाता है, क्योंकि उसमें से वैसे सिंपलिसिटी होती है राइट। यही चल रहा है यूट्यूब पे, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। तो इसमें यह बात करेंगे जो डिस्कशन होती है किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से जो आर्ग्यूमेंट है वो कर सकते हैं हम। ओके, एक तरीका होता है, ये नहीं कि भाई नहीं मुझे तेरी बात पसंद नहीं है तो तू जा, ऐसा नहीं होता नहीं। ओके, इसका भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक टाइप होती है। उसके बाद प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाते हैं आपको प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए। आप जो स्कूल नहीं है, जो मॉर्निंग असेंबली नहीं है कि जो गए तभी आप बोर्ड पे चार्ट चिपका दिया तो भाई भाई पढ़ के आगे, वैसा तरीका नहीं होता। इस तरह से होता है कि किस तरह से आप अपने जो आपके कस्टमर्स हैं वैसे आपको सामने बैठते हैं, आप उनको प्रोडक्ट बेच रहे हो, बड़ी कंपनी है उसका प्रोडक्ट बेच रहे हो, किस तरह से उनको अटैक करना अपनी तरफ, किस तरह आपने आपको उनको खुश करना कि भाई नहीं जो हम आपको बेच रहे हैं वही बेस्ट है। ओके, उसके बाद राइटिंग बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर में आपको ईमेल आती है पढ़नी वगैरह। ओके, और राइटिंग बिजनेस ईमेल का भी मैं आपको बता देंगे इसमें कि क्या क्या होता है। ओके, तो ये हमारा सब कुछ जर्नी होने वाली है इंग्लिश की। आई होप कि हम कंप्लीट कर पाएँ इसको। नहीं भी कर पाए तो मैं आपको पूरा बता दूँ कि आपको जितना पेपर में आएगा उतना बता दूँगा, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम इतना सारा सिलेबस 16 चैप्टर जो है जल्द से जल्द खत्म कर पाएँ। ओके, सो अब इतना आपने अब अगर आप इतना लंबा टाइम तक मेरे साथ जुड़ी चुके हो तो 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आप देखो जो जुड़ा है ऑब्वियसली वो आगे मेरे साथ कुछ भी कर पाएगा, लेकिन जो जल्दी जल्दी में सामने वीडियो निकल चुका है उसका फिर हम क्या कर सकते हैं भाई साहब। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो आप चलते हैं क्वेश्चन पे, 1-2 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फर्स्ट चैप्टर के। हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, ये फोर्थ फॉलोइंग वन सेल्फ एंड जॉब सेटिंग जॉब। ठीक है, सो वैसे तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में जो पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज राइट, किस तरह से पैसेज को सॉल्व करते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, हम चलते हैं इसके क्वेश्चन में। ओके, सो अब जब बात करो पेपर की तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको पैसेज आएगा, पैसेज। सो इसमें फर्स्ट पैसेज के बारे में क्वेश्चन है कि किस तरह से आप पैसेज को सॉल्व करोगे, अनसीन पैसेज होगा। ठीक है, एक तो पैसेज अगर आप बात करो, अगर आपने इंग्लिश में 12th किया तो पैसेज आते हैं 2 टाइप के, पैसेज जो कि नॉर्मल अनसीन पैसेज। अनसीन एक तो पैसेज होता है जो आपकी बुक से दिया जाता है, कहीं जो आपने कहीं बुक पढ़ी, अनसीन होता है जो आपने आज तक कभी देखा नहीं हो। और पैसे की सबसे अच्छी बात ये होती है कि क्वेश्चन है जो उस इतने जो आपको पैसे दिए गए, पैसे मतलब एक ऐसे पैरे होते हैं, पैराग्राफ्स। ठीक है, सो उन पैराग्राफ्स में आपको आंसर निकालना पड़ता है। ओके, सो इसकी अच्छी बात होती है कि वहीं उसके अंदर से ही आंसर होते हैं मैक्सिमम। ओके, सो यहाँ पर एक जो ये बुक वालों ने दिया हुआ एक ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है बता देता हूँ कि किस तरह से पैसेज को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम आगे जाके 1-2 और क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आपके घर में पैसेज की आपने प्रैक्टिस करनी है भाई साहब, देखो इंग्लिश में टोटल एग्जामिनेशन में 2 सब्जेक्ट पे कभी विश्वास नहीं करना, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी मुझे अपने टाइम में इतनी आती थी, लेकिन मैंने कभी मतलब हिंदी की प्रैक्टिस नहीं की थी पेपर देने से पहले, बट मुझे लास्ट पे हिंदी नहीं धोखा दिया। सो किसी भी सब्जेक्ट को लिटरली नहीं लेना या फिर इतना ज़्यादा लाइटली नहीं लेना कि बाद में धोखा पड़ जाए। ठीक है, पैसेज को सॉल्व करना होगा। हम मानते हैं कि जो पैसेज आते हैं वो बुक से वहीं पैराग्राफ से आते हैं, वो आंसर आसान होता है, लेकिन इतना ज़्यादा उनको हल्के में नहीं लेना है। ओके, क्योंकि 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या है इसमें, ये मैंने इंट्रोडक्शन के लिए बताएगी, आपको पेपर में नहीं पूछेगा कि कम से कम सबस्ट्रैक्ट ऑफ आंसर। ओके, सो इसमें क्या पूछा गया, डिस्कस एंड मेंशन सम स्टेप्स टू आंसर अनसीन
पैसेज। तो इसमें बताया कि अनसीन पैसेज को अगर आपका कोई पेपर में अनसीन पैसेज आया तो उसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या बताया, रीडिंग एंड अनसीन पैसेज टेस्ट एंड स्टूडेंट्स एबिलिटी टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द गिवन पैसेज। रीडिंग इज मास्टर टेक्निक ऑफ जजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। इन ऑर्डर टू गेट मास्टर इन द रिकॉर्डिंग मस्ट बी एफिशिएंट इन स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। अच्छा, यहाँ पर रीडिंग के 4 टाइप्स भी आपको साथ साथ में बता दिया है। इन ऑर्डर टू गेट मास्टर इन रीडिंग, अगर आप रीडिंग में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, मस्ट बी एफिशिएंट इन स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। सो ये रीडिंग के 4 टाइप्स। अच्छा, सो यहाँ पर इसने इतने पैराग्राफ में इतना समझाया है कि अनसीन पैसेज जब आप सॉल्व करते हो तो उससे क्या पता लगता है, इससे स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटी पता लगती है, जो स्टूडेंट की जो पता लगती है एबिलिटी की, किस तरह से वो एक पैराग्राफ को समझ पा रहा है, क्या उसके पास अपनी वोकैबुलरी है, क्या उसको समझ है जो वो इंग्लिश में पढ़ रहा है, क्या वो अपने दिमाग में हिंदी में ट्रांसलेट कर पा रहा है, क्या उसको मतलब वैसे समझ आ रही है कि ताकि वो आगे जाके किसी और को भी समझा सके, राइट। सो ये बात तो इसमें इस बारे में बताइए। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ रहा है, उसके बाद बोल रहे हैं स्किमिंग। स्किमिंग मैंने आपको बताया, अगर आप ऑब्वियसली पैसेज का मतलब होता है रीड करना, पैसेज का सबसे मेन काम होता है रीड करना, कि आप फर्स्ट उस पूरे पैसेज को रीड करोगे एंड फिर उसको आंसर निकालोगे। ओके, सो रीडिंग एफिशिएंट है, ऑब्वियसली रीडिंग आपको आनी चाहिए। सो रीडिंग अगर आपको नहीं आती तो कोशिश करें जोर से बोल के पढ़ें। ओके, या 2 शब्दों को जोड़ लें। अगर आपको नहीं आती है तो आई होप अगर आप बीए पहुंच गए तो वैसे आपको इंग्लिश तो पढ़नी आई जाती है, ठीक है। सो स्किमिंग क्या होता है, स्किमिंग रेफर्स टू रीडिंग क्विकली इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया ऑफ एन पैसेज। जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी स्किमिंग कर रहा हूँ, मैं जल्दी से जल्दी एक लाइन पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझा रहा हूँ, मतलब एक आइडिया के लिए पढ़ रहा हूँ कि इससे एक आइडिया मिल जाए कि सेंट्रल पॉइंट क्या कहना चाहते हैं, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द अपनी ही से यहाँ से इंग्लिश में जल्दी से जल्दी पढ़ के इसका सेंट्रल आइडिया समझ के आपको समझाता हूँ कि मतलब ये कहना चाहता है इसका आइडिया कहीं ना कहीं। ओके, उसके बाद स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग मीन्स गोइंग थ्रू सर्टेन टेक्स्ट ऑफ, एक्चुअली मैं जल्दी पढ़ता हूँ थोड़ा भूल जाता हूँ। अच्छा, स्कैनिंग मीन्स गोइंग थ्रू certain text for gathering specific information। ओके, सो स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, वैसे स्कैन करना पूरा कि मतलब इस पैराग्राफ में क्या है, ठीक है, इससे एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको कि भाई इस चीज़ में इसने रेफर ने बताया, इस चीज़ में पोइट्री या फिर ऑथर ने बताया हुआ है कि ये बात है, तो स्टूडेंट को एबिलिटी होनी चाहिए कि अच्छा, नॉर्मल इसमें इसने ये बताया कि ऑथर ने कि अगर स्टूडेंट के अंदर रीडिंग की एबिलिटी होगी तभी वो पैसेज को सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। सो मैं ऐसे नॉर्मल आपको एग्जांपल देने बता रहा हूँ कि इस पैसेज में ये बताया हुआ। सो स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ से आप क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो। ओके, तो मतलब स्कैनिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, इंटेंसिव रीडिंग इज द रीडिंग विच मीन्स स्टडी इज प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, study a prescribed text thoroughly in order to comprehend the meaning at the surface level as well at the deeper level, whereas अच्छा मतलब obviously intensive का मतलब डीप लेवल पे जाके आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाके जो मास्टरी करते हो ना, जैसे बोलते हैं हिस्ट्री में मास्टरी कर लिया, फिर पीएचडी कर ली तूने इस पर, क्योंकि अगर आप बात करो इकोलॉजी की, तो या इकोसिस्टम की पर्टिकुलर बात करो, अब एनवायरमेंट की अगर हम बात करें, तो इकोसिस्टम इतना छोटा नहीं है कि द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड its interaction with its biotic its abiotic component in the environment is called ecosystem। इतना ही नहीं है इकोसिस्टम, राइट, उसमें बहुत ज़्यादा डीप, उसमें बहुत ज़्यादा आपको लेवल्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम आप नॉर्मल स्टूडेंट तो हमने नॉर्मली पढ़ा होगा इसको, इकोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, सिर्फ इकोलॉजी टर्म इकोसिस्टम पढ़ा होगा, हैबिटेट नीच पढ़ा होगा, वेरिएशन पढ़ा होगा। लेकिन जो बड़े बड़े जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो इकोलॉजी वो जाकर डीप जाते हैं, उनका मतलब क्या होता है, वेरिएशन क्या होती है, एक्स 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 वाई क्या होता है, राइट। उसके बाद मतलब डीप लेवल पे जाके पढ़ना, राइट, उसको इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। उसके बाद कौन सी हमारे पास होती है एक्सटेंस, मतलब ये एक्सटेंसिव रीडिंग। यहाँ पर थोड़ी सी एडिटिंग में प्रॉब्लम होगी। एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब रीडिंग फॉर प्लेजर। जैसे आप बात करो कॉमिक है, पहले के टाइम पे कॉमिक्स आती थी, बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता था, एक खत्म होगी दूसरी कहानियाँ। अगर आप बात करो तो जब आप प्री प्राइमरी में होते तो या फिर आप 8th तक, शायद 8th तक में होते थे, तो लाइब्रेरी में आपको जान दिया जाता है, वहाँ पर स्टोरीज की बुक मिलती है, तो आपको पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, एक पेज के बाद एक पेज को जितना आपको भी रहते नहीं हो, लाइक उसको बोलते हैं प्लेजरली, अपने प्लेजर के लिए रीडिंग पढ़ते हो जब, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। ओके, आई होप कि आपको चारों रीडिंग में फर्क समझ आ गया होगा कि क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, स्किमिंग क्या होता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होता है। ओके, कि रीडिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या, हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या है पैसेज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज विद कंसंट्रेशन। इंटेलिजेंट रीडिंग इज फास्ट, गुड एंड परफेक्ट। यू शुड टेक 3 to 5 minutes टू रीड पैसेज फॉर द पैसेज ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी। अच्छा, यहाँ पर बताया कि जो आपने पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है, कंसंट्रेशन से पढ़ना है, और जो मेन मतलब वो पैराग्राफ है या फिर जो मेन मतलब है, मीनिंग से उसको नोट कर लेना कि कहाँ पर है। ओके, आपको पूरे पैसेज को पढ़ने में से 4 से 5 मिनट लगाने, और उसमें पूरा आपको मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि क्या क्या बताया हुआ इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट टू द क्वेश्चन गिवन इन द वर्ड विच हेल्पिंग लोकेटिंग सम ऑफ आंसर इन मार्क द क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आपने जब क्वेश्चन पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़ना है कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो यहाँ पर जैसे एक पर्टिकुलर पैसेज दिया हुआ है, राइट। उसके बाद पैसेज के नीचे ऑब्वियसली हमको पता है यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं कि ये क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर होगा, वैसे पैसेज में होगा, सो अपने पेंसिल से इस क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से पेंसिल से निशान लगा देना कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ओके, ठीक है। सो 2 स्टेप उसके बाद क्या, लुक एट द क्वेश्चन विच यू हैव नॉट एबल टू फाइंड आंसर इन द पैसेज, वंस अगेन लुक फॉर द कीवर्ड्स एंड। अच्छा, सो उसके बाद आपने उसके बाद देखना है कि 3rd नंबर पे आपको ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पैसेज में नहीं मिला। मैंने आपको पहले बता दिया हुआ कि पैसेज जो 2 टाइप के होते हैं, जो अनसीन पैसेज उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए क्योंकि उसमें जो ऑथर होता है कहीं कभी फिलोसफिकल डाल देते हैं पैसेज, राइट। एक फिलोसफी बंदा पढ़ रहा है वही वाला डाल दिया, तो फिलोसफिकल में से थोड़ा सा, या फिर जब पॉइंट आती है, अगर आपको कभी पॉइंट वाला पैसेज भी आता है तो उसमें थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए आपको करना होगा कि कीवर्ड्स याद रखने हैं, राइट। आपके अगर आगे जाकर वोकैबुलरी पढ़ेंगे जब, ठीक है, सो आपको कीवर्ड्स याद रखने कि इस कीवर्ड का मतलब क्या होता है, तो वही कीवर्ड आपको क्वेश्चन में दिया होगा, राइट। तो उस क्वेश्चन में के हिसाब से आपको उस कीवर्ड को पकड़ना है और उसका आंसर निकाल देना है।
उसके बाद राइट देम डाउन इन योर ओन वर्ड्स एंड नंबरिंग करेक्टली। वैसे मैंने आपको बताया जो कीवर्ड्स हैं उनको नीचे लिखना है, उसके बाद उनके हिसाब से सॉल्व करना है। ओके, तो आंसर क्वेश्चन करेक्टली, रीड देम वेरी केयरफुली एंड आफ्टर राइटिंग। अच्छा, उसके बाद आपने क्वेश्चन लिख दिया, आंसर लिख दिया, तो उसको एक बार वापस रीराइट करना है अच्छे से। अच्छा, एक था ये टाइप, और दूसरे टाइप से हमको मैं सर ने बताई थी, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसमें क्या करना है, और हम कसम बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको एक पैसे सॉल्व करने की, चाहे जो जितना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, कुछ नहीं करना, सबसे फर्स्ट जो आपको पैसेज आएगा उस पैसेज में आपने पैसेज नहीं पढ़ना, पैसेज नहीं पढ़ना। फिर क्या करना, आपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं। सुन लो मेरी बात, सही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे फर्स्ट हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका टाइम बचेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो सबसे फर्स्ट है जो क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, लाइक अगर बात करो तो गांधी जी की बात करो, अगर आपने इंडिगो रिवॉल्ट आया है, फिर उसके जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया, तो यहाँ पर आगे कि वाई गांधी जी स्टॉप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, हु इज़ गांधी जी, ठीक है। उसके बाद व्हेन डिड ही स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या फिर उसके बाद क्वेश्चन आएगा व्हाट इज चोरी चोरा इंसिडेंट। ऐसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको एक ऐसे पैसे होगा गांधी जी के बारे में। सो आपने अगर क्वेश्चन पहले ही रीड कर लिए होंगे कि भैया हाँ यहाँ पर नॉन कॉपरेशन को लेकर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक पूछा गया चोरी चोरा इंसिडेंट से, और एक नॉर्मल कोई और भी पूछा होगा, राइट। सो एक 2 वर्ड मीनिंग भी पूछेंगे। सो आपने क्या, आपको दिमाग में आ गया कि भाई हाँ मैंने नॉन कॉपरेशन में ध्यान रखना है और चोरी चोरा पर ज़्यादा ध्यान रखना है। सो जब पैसेज पढ़ोगे, सो आपको जैसे आप रीडिंग करते जाओगे, तो आपको जब वो की वर्ड मिलेंगे, आपको ये पता चलेगा हाँ ये आया हुआ, तो डायरेक्टली यहाँ से आप यहाँ से आंसर कर दोगे। हाँ 2 क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन आंसर, चौथे क्वेश्चन यहाँ से मिल गया, राइट। फिर उसके बाद सीधा आंसर लेना। लेकिन अगर बात करो आप जो यहाँ पर बुक से बताया गया, ये भी अच्छा है। इसमें आपको क्या करना, सबसे पहले रीडिंग करना है, फिर क्वेश्चन के पूरे पैसेज की रीडिंग करनी है, फिर क्वेश्चन की रीडिंग करनी है, कौन सा क्वेश्चन है, फिर वापस आंसर उसमें ढूंढना है। सो लंबा टाइम लग जाता है। सो जिस तरह से मैंने बताया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। ओके, सो ये थे पैसे सॉल्व करने के ट्रिक्स, दोनों ट्रिक्स हैं बहुत अच्छे से जो आप अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। ठीक है जी, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा वाला, ये भी कहीं ना कहीं पेपर में आता है। अच्छा, ये पेपर में आता है। ओके, सो इसका मतलब है डिफाइन लिसनिंग, डिस्कस वेरियस स्टेप ऑफ लिसनिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड बैरियर ऑफ लिसनिंग। अच्छा, लिसनिंग के बारे में बता रहा, जो कि आजकल के युवा में बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं जो पेशेंस लेवल है खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम पे इसका रीजन है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है एजुकेशन इसका रीजन है। देखो, हर एक इंसान जब जैसे जैसे एजुकेट होता है, उसके पास नॉलेज आती जाती है, उसके पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ता जाता है, उसका अपना एक विचारधारा बनती जाती है। सो ये होता है कि वो अपनी विचारधारा को अप्लाई करना चाहता है। बट द थिंग इज कि उसके ऊपर जो उसके सुपीरियर लोग हैं, वो उसको कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि ओवरसे घर का बच्चा है, पढ़ रहा है, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, जैसे लक्ष्मीकांत को फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए। हाँ जी, मुझे अब घर जाकर पापा मुझे फंडामेंटल राइट है जी, आप मुझे नहीं रोक सकते हो, मेरे पास बोलने का अधिकार है। एक थप्पड़ पड़ा चुप हो गया वहीं पर, है ना, रोना स्टार्ट करते उसमें बच्चे को प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसकी जो पढ़ाई वो बढ़ती जा रही है। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि भाई साहब आपके घर में जो बड़े हैं वही मतलब सुप्रीम है, कहीं ना कहीं उनकी बात भी सुननी पड़ेगी आपको। नॉलेज होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बट आधी अधूरी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा आपके लिए खतरनाक रिस्क है। सो आपको नॉलेज कहाँ किस तरह से यूज़ करनी है, वो भी एक बड़ी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट है। ओके, सो मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको एक्चुअली ऐसे ही। ओके, सो लिसनिंग की बात करते हैं, सुनना। ओके, सुनना भी एक बहुत बड़ी बात है, किसी की बात सुन रहे हो आप, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि आज के टाइम पे बड़े कम लोग मिलते हैं हमको सुनने वाले। क्यों? क्योंकि बड़े कम ही लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, हर एक बंदे के पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ गया हुआ है। अच्छा, सो लिसनिंग की बात करें, डिफाइस में क्वेश्चन आया कि डिफाइन लिसनिंग, मतलब सुन रहा है उसके बारे में, और उसके बैरियर्स क्या क्या, उसके प्रॉफिट क्या क्या है, देखते हैं। Listening is the receiver's activity in communication. If the speaker has the responsibility to make effort to be understood, then he also has she responsibility to be attentive and make effort to understand the meaning of speaker. So यहाँ पर वापस एडिटर ने काम खराब कर दिया, यहाँ पर शीनी है। ओके, सॉरी। ओके, सो यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये बताया गया, लिसनिंग का मतलब होता है कि ऑब्वियसली जब 2 लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हों, सो जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, ठीक है। सो लिसनिंग को मतलब सुनना। सो जब कोई कुछ बोल रहा है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो मेरी बात, ठीक है, जो आप सुन रहे हो, सो उस जो एक्टिविटी है आपके और मेरे बीच में, जो मेरी आवाज़ जो मेरी वो ट्रांसफॉर्म होकर आप तक पहुँच रही है, राइट, वो होता है लिसनिंग का प्रोसेस। वो होता है एक एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है जो कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप में एक एक्टिविटी है लिसनिंग, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, यह है लिसनिंग, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ, राइट, ये मेरा काम है बोलना, अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने आप को समझा सकूँ, मैं अपनी बात आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। सो ये आपका भी फर्ज है, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको अच्छे तरीके से अपने पूरी एफर्ट लगा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको भी कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी पूरी कंसंट्रेशन से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से ध्यान से सुने कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो ये होता है लिसनिंग। अच्छा, लिसनिंग की बात करें तो उसमें 4 स्टेप्स देखने को मिलते हैं, मतलब लिसनिंग के 4 स्टेप्स हैं। कौन कौन से 4 स्टेप्स देखते हैं। First, hearing. Hearing is the first step of listening. All this at this stage, the listener simply ends the speaker to hear the message. एडिटर ने आज का समय पूरा काम खराब कर दिया हुआ है। सो सॉरी, वापस इस बार एंड नहीं है यहाँ पर, इधर है अटेंड। ओके, सो यहाँ पर आप अटेंड लिखोगे, ATTENDS। ओके, अटेंड्स। सो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, जो हिस्से, ऑब्वियसली जब मैं आपको बात कर रहा हूँ, अगर आपके यहाँ पर आसपास डीजे बज रहा है, फोन बज रहा है, या फिर आप गेम खेल रहे हो, या फिर टीवी लगी हुई है, सो आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे हो। बस अगर आप सुन नहीं पाओगे तो क्या आपके दिमाग में आएगा, फिर आप क्या समझोगे, क्या उसको आप इनकोड करोगे, फिर क्या समझोगे, और फिर क्या आप दूसरे को बताओगे, राइट। सो सबसे फर्स्ट स्टेप है सुनना। ऑब्वियसली आप किसी की बात सुनोगे तभी जाके आप उसको समझ पाओगे। फिर जब हम बात करते हैं तो एक दूसरे के साथ 4 बंदे यहाँ से बोल रहे हैं, 4 बंदे यहाँ से बोल रहे हैं, सुन पा ही नहीं रहा कोई, सो क्या सुन रहा हो गया। लिसनिंग का मतलब ही होता है सबसे पहले कि सुनो, अगले वाला क्या बोल रहा है, सुनो। ओके, सो ये था फर्स्ट है हियरिंग, मतलब सुनो आगे वाला स्पीकर क्या बोलना चाहता है। सेकंड स्टेप क्या है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इफ द लिसनर फेल टू इंटरप्रेट द
वर्ड्स, इधर डब्ल्यू है, सो सॉरी वापस। तो if the listener fails to interpret the words correctly, the message is misunderstood. People misinterpret words because of varying knowledge, vocabulary, experience, attitude एंड बैकग्राउंड। अच्छा, मतलब इंटरप्रेट का मतलब होता है समझ लेना, गलत समझ। हम बोलते हैं ना कि जब आपने नहीं नहीं आप मुझे गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, मतलब आप मुझे गलत समझ रहे हो, ऑब्वियसली आपने ध्यान से सुनी है नहीं बात, तो बाद में कुछ गलत समझ लिया, तो यही होता है। अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपके आसपास डीजे बज रहा है, फोन बज रहा है, मैं बोल कुछ और रहा हूँ, आप सुन कुछ और रहे हो, मेरी बात को गलत इंटरप्रेट कर लो, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ मेरे वर्ड्स को गलत इंटरप्रेट करो, फिर मतलब कुछ और ही निकलेगा उसका, राइट। सो यहाँ पर बोल रहा है कि सेकंड स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन का, कि मतलब ये आपको नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी किसी रीजन से जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, वो सुन नहीं पाया जो वर्ड्स है, जो स्पीकर है उसके, तो वो गलत समझ लेता है उसके वर्ड्स को। ओके, सो थर्ड स्टेप कौन सा होता है लिसनिंग में? द थर्ड स्टेप इज एवोल्यूशन। एट दिस स्टेज द लिसनर डिसाइड्स व्हाट टू डू विद रिसीवर्स इन्फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप है एवोल्यूशन का। इस स्टेप पे क्या होता है कि जो लिसनर है, जो सुन रहा होता है, वो इंसान जो है वो डिसाइड करता है कि जो स्पीकर है वो बोल रहा है, जो उसकी नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो उससे क्या करना है हमको। ओके, वो मतलब क्या हमारे रिलेटेड है, वैसे जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो मुझे, ठीक है। सो इस स्टेप पे जो थर्ड स्टेप है लिसनिंग का, उसमें आप ये डिसाइड करते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, राइट, आप सुन रहे हो, तो आप ये डिसाइड करते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप क्या करोगे, असली क्या आपके काम की चीज़ है या नहीं है, मैं किसके रिलेटेड बात कर रहा हूँ, इंग्लिश के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को नोट करोगे ऐसे, और मुझे मेरी बात ध्यान से सुनोगे। सो थर्ड स्टेप आपके लिए यही होगा। ओके, ओवरऑल इसमें ये होता है कि जो लिसनर होता है वो इसमें डिसाइड करता है कि जो रिसीवर है, जो स्पीकर है, जो रिसीवर है, मतलब जो नॉलेज गेन कर रहा है, ठीक है, वो इसमें डिसाइड करता है कि जो उसको नॉलेज गेन हुई है, जो मैसेज उसको गेन हुआ, जो इन्फॉर्मेशन उसको गेन हुई है, उसको क्या करेगा। ओके, तो फाइनल स्टेप क्या है? द लिसनर रिस्पॉन्स टू द मैसेज बाय द वर्बल और विजुअल। योर रिस्पॉन्स लेट्स द स्पीकर नो वेदर यू हैव गॉट द मैसेज और वर्ड। उसके बाद थर्ड नंबर लास्ट फाइनल स्टेप ये होता है कि जो लिसनर जो सुन रहा है, फिर वो आगे बोलता है, चाहे वर्बली हो या फिर विजुअली हो, ठीक है, वो उससे ये पता लगता है कि स्पीकर को कि क्या जो मैंने बात बोली है अब आप समझे ही होनी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। अभी आप मुझे कमेंट में कुछ भी बोल सकते हो, अगर आपने हिंदी ध्यान से सुना होगा जो मैंने बात, तो आप बिल्कुल सही चीज़ लिखोगे कमेंट में कि वगैरह गुड है, या फिर ठीक है आपने वहाँ पर यहाँ पर ये बोला या यहाँ पर ये बोला। ओके, लेकिन आपने कोई गलत सुना होगा, मैंने कुछ और बोला, आपने कहीं कुछ और सुन लिया, या फिर मे बी वोकैबुलरी की वजह से, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि इंटरप्रिटेशन में वोकैबुलरी होती है, नॉलेज होती है, मैं किसी और इंटरप्रिटेशन में बोल रहा हूँ, किसी और एक्सपेक्ट में बोल रहा हूँ, आप किसी और एक्सपेक्ट में समझ रहे हो, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है, गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। और ओके, फिर चौथा स्टेप जो ये है, अच्छा वो वापस एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हियरिंग, मतलब सुनना। सेकंड इंटरप्रिटेशन, मतलब गलत आप इमेजिन कर लेते हो, अगर आपने किसी कारण वजह से नहीं सुन पाए तो हमारी जो मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है, जब रिसीवर जो लिसनर होता है, वो जब कोई रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन होती है उसमें पता करता है कि उसको क्या करने वाला है, मतलब इस इन्फॉर्मेशन से क्या करता है। जब किसी ने बोला और जब किसी ने सुना, तो जो सुनने वाला होता है वो डिसाइड करता है कि जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है उसका क्या करेगा। और फोर्थ स्टेप ये होता है कि वो उसको वैसे रिप्लाई करेगा, अगर उसने ध्यान से सुना होगा तो उसको गुड वे में रिप्लाई करेगा, पॉजिटिव वे में रिप्लाई करेगा स्पीकर को, और अगर उसने ध्यान से नहीं सुना होगा तो वैसे मिस इंटरप्रेट कर देगा और मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी उनके बीच। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा क्वेश्चन आप। ओके, अब बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग पढ़ लेते हैं कि सुनने के क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। फाइंडिंग आउट मोर इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली हमको ज़्यादा नॉलेज मिलती है। आप कहीं बड़े बुजुर्ग के पास बैठ जाओ या बड़े टीचर के पास बैठ जाओ, सो आप उनकी बातें सुनो तो आपको वैसे नॉलेज मिलती है, बड़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मिलते हैं देखने में। लर्निंग अबाउट वेरियस पीपल एंड वर्किंग ऑफ देयर माइंड्स, इंप्रूविंग रिलेशन विद पीपल। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लोगों के बारे में जानने को मिलता है। आप किसी के साथ बैठे तो नहीं यार वो इंसान ऐसा है, उसने ऐसे किया था, हमारे टाइम के लोग ऐसे थे, उससे हमको पता है कि नहीं उस टाइम का ज़माना किस तरह से है, क्या उनकी सोच रही होगी, राइट। ओके, लोग बस लोगों के साथ रिलेशन इंप्रूव होते हैं, उनके साथ बैठ रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो, ठीक है। रेजिंग मोरल्स एंड एम्प्लॉइज सबऑर्डिनेट बोर्ड ट्रेनिंग सजेशन ऑफ न्यू आइडियाज। बस आप चार बंदे बैठे हुए किसी बात पर डिस्कशन कर रहे हो, यार मुझे लगता है कोरोना वायरस आया, उसके क्या क्या डिसअफेक्ट हो गए, उससे क्या क्या लोगों पे मुश्किलें आई, किस तरह से हम उसमें बच सकते हैं, ठीक है, क्या क्या हमको करना चाहिए। सो दो लोग ये बोलेंगे, दो लोग ये बोलेंगे, तो सो कोई नए नए आइडियाज़ निकल के आते हैं सुनने से। ओके, सुनने से ये मैं सिर्फ चुप करें, उस बाद डिस्कशन हो रही हो बेसिकली, तो आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ आ सकता नहीं है। ओके, फिर आप उनके साथ शेयर करोगे। डिस्कवरिंग वाई एम्प्लॉय परफॉर्म एज दे डू। ओके, जो अगर आपके कहीं जॉब कंपनी है तो या फिर आप कोई टीचर हो, आपके स्टूडेंट्स हैं, तो उससे पता है कि क्यों आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा किस तरह से जो बिहेवियर है, जो ये परफॉर्मेंस है उनकी वो इस तरह से क्यों है, चाहे वो उनकी पुअर परफॉर्मेंस हो या फिर चाहे अच्छी परफॉर्मेंस हो, अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको पता चल जाता है कि क्यों किस तरह से हो रहा है। इसलिए अपने साथ जब बैठ के उनके साथ बातें सुनोगे उनकी, अच्छा मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। बीइंग एबल टू हेल्प विद सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली जब कोई आपके पास प्रॉब्लम लेके आया तो ऑब्वियसली आप उसकी बात सुनोगे, तभी उसकी बात को आप उसकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो लिसनिंग यहाँ पर भी बेनिफिट देता है आपको। क्वेश्चन पेपर में आएगा, आई होप आप इसको सीरियस ले हुए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर्स टू लिसनिंग। लिसनिंग में क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या रुकावटें आती हैं। ओके, देयर आर मेनी रीजन व्हाई पीपल्स एबिलिटी टू लिसन इज नॉट गुड एज इट शुड बी। सम पर्सन्स आर सेल्फ सेंटर्ड एंड की लाइक टू कीप ऑन टॉकिंग देमसेल्फ रादर दे शेयर अ कन्वर्सेशन विद अदर्स। दे वांट अदर टू लिसन टू देम बट आर नॉट विलिंग टू लिसन टू। अच्छा, सो यहाँ पर इतना ही बताया गया कि सबसे फर्स्ट रीजन है सेंटर के। यहाँ पर हम अगर बात करें वर्ड पावर, तो मेरी बुक मैं क्वेश्चन करूँगा आपके लिए भी ला पाऊँ क्योंकि इन्फॉर्मेटिव होगी। उसमें आपको जब हम वर्ड मीनिंग ओबियसली वोकैबुलरी के रिलेटेड उसमें कोई वर्ड दिखाई देता है, ईगो के वर्ड पढ़ते हैं। ईगो मतलब बताया अपने आप में, ओबियसली जो लगता है उसको मतलब मैं ही मैं हूँ, राइट,
मैं आ जाता है, मैं, ठीक है। सो वो आ जाता है, मैं का मतलब समझते हो, मतलब घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया। सो ईगोसेंट्रिक का वर्ड, एक वर्ड होता है ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक उसमें ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है उस इंसान, एक ऐसा इंसान जिसको लगता है कि मतलब मैं ही हूँ दुनिया का, मैं ही दुनिया का सेंटर हूँ, मेरे से दुनिया चल रही है, उसके बाद उसके अलावा कोई नहीं है। उसको लगता है कि नहीं, उच्च स्तर लेवल पे भाई मैं ही सबसे ज़्यादा सच्चा हूँ, मुझे जो पता है वो किसी को नहीं पता। चाहे अगर आप बात करो ये तो किसके डोमिनेटिव लेवल के लोगों की होती है, लाइक जो बहुत बड़े बड़े मैच्योर लोग हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे आई होप क्या पढ़ने को, लेकिन कुछ कुछ आपने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखेंगे जो मतलब आर्गुमेंट सुनने की पसंद ही नहीं करते, किसी की बातें सुनना नहीं पसंद करते, उनको लग रहा है कि अगर मैंने बोल दिया तो बोल दिया, इसके आगे आगे नो आर्गुमेंट। जो कि काफ़ी लेवल बड़ी ज़्यादा गलत बात है। मेरे टीचर ने हमको सिखाई थी कि हर एक इंसान का भी बोलने का हक है। और सेकंड थिंग इज़ कि हाँ, कुछ वो मैंने आपको अपनी लाइफ में भी ऐसे मैंने देखे, जब छोटे लोग कुछ बड़े, अगर कुछ छोटा बच्चा कोई किसी बड़े इंसान को कुछ बता रहा है कि नहीं आप गलत कर रहे हो, या फिर ये ऐसे नहीं ऐसे होता, तो उसको हर्ट हो जाता है बड़े इंसान को, या फिर बड़े को गुस्सा कि तू मुझे सिखाएगा छोटा होकर, ऐसा ये सोच मिलता है, बड़ी ज़्यादा गलत है। उसमें मेरे टीचर ने सिखाया था। सो वंस हमारे टीचर हमारे स्कूल में आए थे तो उन्होंने सिखाया था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, राइट। अगर एक छोटा एक बड़ा इंसान 60 साल का इंसान 10 साल के बच्चे से भी सीख सकता है, बट द थिंग इज क्या उसका इंटेंशन वैसा है ऑब्वियसली। सो जो इंसान मतलब कि यहाँ पर ये बताया बैरियर में कि जो इंसान किसी की सुनने का ही नहीं है, उसको लगता है कि मतलब मेरे आगे बोलने के लिए अभी आप हो ही नहीं रहे कैपेबल, राइट। क्योंकि उसको लगता है कि मतलब उसका जो आर्गुमेंट है वो सही है, राइट। सेल्फ सेंटर होगा, इसलिए नाम से मैं आपको इतना क्या समझा रहा हूँ। सेल्फ सेंटर का मतलब उसको लगता है कि मेरे से आगे कोई है नहीं, मतलब मैं ही मैं हूँ। तो वो ये प्रॉब्लम रहती है लिसनिंग में, क्योंकि वो किसी बात सुनेगा नहीं, ऑब्वियसली उसको किसी के जो भी आर्गुमेंट दोगे उसी पे बोलेगा कि नहीं तू गलत बोल रहा है। सो ये बैरियर है। सो दैट थिंग, अगर आपको अपनी लिसनिंग अच्छी बनानी है, आपको किसी के साथ डिस्कशन करनी है, तो चाहे आप जितने से बड़े बड़े हो आपके पास नॉलेज है, द थिंग इज कि आपको हमेशा अगले वाले बंदे की बात सुननी है, तभी जाके अपनी बात पर रिएक्ट करना है। ओके, सो वो बोलते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट। सो इस बात पे है कि आप बिना अगले वाले बंदे के इंटेंशन, बिना उसके थॉट्स को जाने आप उसको जज नहीं कर सकते हो। Okay, so yeah, second क्या है, some people listen selectively. They listen only to what interesting them and ignores everything else. A word or an idea that you express makes them start talking, and the other person loses her chance to say what he wanted to say. Some other listen only superficially to what they do like or not. To hear a senior who does not like to listen to other people's ideas may seems to listen for a while and may even respond, but he may give it such a little time and finish within it so quickly that the speaker feels hurried and hurt by lack of serious attention. Obviously जब कोई बड़े इंसान की बात करो आप, तो वो इतनी जल्दी जल्दी में मतलब आप जब उसके इंटरेस्ट की बात करो तभी वो सुनेगा, राइट। वो इतनी बड़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी हो, कहीं हमारा सीनियर, अगर हम उसके फायदे की बात करें तो तभी सुनेगा, वो तभी उसका इंटरेस्ट लेगा। बाकी जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू के बाहर है, जो उसके आइडिया के साथ मैच नहीं कर रहा है, या फिर जो उसके इंटरेस्ट के बाहर है, जिसको पसंद नहीं उसके बारे में बात करो, वो नहीं सुनेगा आपकी बात, चाहे आप उस मैटर में आप सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। जब तक आप उसके इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हो, जब तक आप उसकी तारीफ कर रहे हो, तारीफ नहीं मतलब जब तक आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, जब तक वो बोल रहा है कि ये गलत है, मुझे लगता है यार ये चीज़ गलत है, आप बोलोगे हाँ हाँ यार आप सही बोल रहे हो, ये गलत है, तो वो सुनेगा हाँ ठीक है आपने भी सही बोला और हमको ये करना चाहिए। अगर उसने बोला कि नहीं ये गलत है, अगर आपने बोला नहीं नहीं आपका सोच जो है वो इसमें गलत है, ये इस तरह से भी होता है, ये गलत नहीं, ये सही है इस तरह से, सो आपकी बात को इग्नोर कर देगा ऑब्वियसली, या फिर आपके साथ बात करना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जो उसका ऑब्वियसली आर्गुमेंट है वही सेलेक्टिव है ना, सेलेक्टिव, उसको पता है कि जो उसके इंटरेस्ट के लेवल की बात करेगा उसके साथ वो उसी के साथ बात करेगा, ठीक है। सो ये भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको ये बात को इतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा है, आपको इग्नोर कर देगा, तो लिसनिंग मतलब हमारी जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनली गाइस, फिर कसम से लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि मुझे पता है आप ज़्यादा थक चुके होंगे कितने ज़्यादा लेक्चर को, लेकिन बट देखो अगर पढ़ना है ऑब्वियसली, अगर पास होना अच्छे से नंबर होते तो वैसे तो करनी पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन, आई होप कि आप आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, वैसे तो लंबे लंबे होने चाहिए थे, लेकिन चलो कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है ये का, व्हाट डू यू मीन बाय वोकैबुलरी, गिव सम एग्जांपल ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू द पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल। ओके, सो यहाँ पर बोल रहा है वोकैबुलरी क्या होती है और कुछ एग्जांपल देने आपको पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल वोकैबुलरी को लेकर। सो वोकैबुलरी क्या होती है? वोकैबुलरी इज अ सेट ऑफ फैमिलियर वर्ड्स विद अ पर्सनस लैंग्वेज। वोकैबुलरी यूजुअली डेवलप विद एज सर्व एज यूजफुल एंड फंक्शनल टूल acquiring an extensive vocabulary is one of the largest challenging in earning a second language। अच्छा, सो vocabulary obviously ये होती है जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो, जब आप कोई इंग्लिश बोल रहे हो, सो उसमें जो वर्ड्स हैं क्या वो एक मतलब बना पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जैसे कि बात कर रहे हैं यहाँ पर टोटली मतलब कि क्या आप जब कोई सेंटेंस बोल रहे हो इंग्लिश में, तो जो उसमें जो वर्ड्स हैं उनका क्या मतलब बन रहा है। ओके, सो उनकी जो वोकैब है वो बन रही है कि नहीं, उनका कोई मतलब निकल रहा है नहीं निकल रहा है। एग्जांपल के तरह से समझेंगे, एग्जांपल ऑफ वर्ड्स। अच्छा देखो, पर्सनल में अगर बताते तो पंक्चुअल, क्रिएटिव, डिसिप्लिन, सॉफ्ट स्पोकन, हेल्पफुल, फेम, हार्ड वर्किंग, जैसे बात करते हैं ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। अब इस लाइन में क्या, इस लाइन का जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स है, कुछ ही का मतलब हम उस पर्सन को लिए बोल रहे हैं। ओके, हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनत है, बहुत मेहनत करने वाला आदमी है। ओके, मैन का मतलब वैसे आदमी। सो जो इसमें जो लाइन्स हैं क्या इसका मतलब हो रहा है कि नहीं है, क्या इनमें इनका मतलब निकल रहा है नहीं है, या फिर कुछ ऐसे ही बोल दिया। अगर बात करो दैट इज़ व्हाट इज़ योर स्कूल, सो इस लाइन का कोई मतलब नहीं हुआ, इसमें जो वोकैबुलरी हुई वो सही से यूज़ नहीं हुई। बट जब हम एक प्रॉपर वे में जो सेंटेंस बोलते हैं उसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारी वोकैबुलरी क्या वो सही है या नहीं है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सेट ऑफ एक ऐसा वर्ड्स होता है जो कोई इंसान जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ठीक है, उस लैंग्वेज में जो सेट ऑफ वर्ड्स है, मतलब एक जो शब्द हैं जो क्या वो सही क्रोनोलॉजिकली यूज़ हुए हैं, क्या उनका सही मतलब निकल रहा है कि नहीं है, मतलब इतना ही है, ठीक है। आपको ज़्यादा डीप में या फिर अपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, कंफ्यूज नहीं होना देखो किसी चीज़ को लेकर। ओके, सोशल में क्या होता है, रोल मॉडल, ऑब्वियसली ही इज़ माय रोल मॉडल, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ। फ्रेंडली, टीम लीडर, अप्रिशिएटिव, ओके, ओपन माइंडेड, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एबिलिटी, एम्पैथेटिक, डेडिकेटेड, ठीक है। सो ये वोकैबुलरी है। और सेकंड थिंग इज आपने इन सब वर्ड्स पे एक
एक सेंटेंस बना लेना, क्योंकि पेपर में पूछते हैं, ठीक है। और प्रोफेशनल लेवल पे क्या वोकैबुलरी वर्ड्स देखने को मिलते हैं, टीम लीडर, ओके, अप्रोचेबल, एबल टू मीट डेडलाइंस, पंक्चुअल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इंस्पायरिंग, अदर, मोटिवेटर, ओके। सो ये है पंक्चुअल वर्ड्स। ओके, सो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा और हमारी जो इंग्लिश की जो न्यू वाली हमने सीरीज स्टार्ट किया आपको पसंद आएगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू एंड बाय बाय।